मैं डायरेक्ट पीएचडी में गेट स्कोर के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के भी ऑप्शन होते हैं पीएचडी में, तो उससे मैं डायरेक्ट पीएचडी किया। तो अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आई थिंक कि डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्पीक, जहां हम लाते हैं आपके लिए टॉपर्स फ्रॉम द गेट एनईएससी, पीएसयूज एंड मैनी अदर बैकग्राउंड्स who guide you through their inspirational journey and motivates you to do great in your life. So आज हमारे साथ है अमन मिश्रा. He is from CPRI in the Bhopal Ministry of Power and he got an AR of 17 in GATE 2020. So आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने गेट में प्रिपरेशन की और कैसे वो लैंड हुए अल्टीमेटली CPRI में. एंड ही इज ऑल्सो डूइंग द पार्ट टाइम PhD फ्रॉम द IIT दिल्ली. सो पार्ट टाइम PhD क्या होती है, PhD में क्यों जाना चाहिए, एटसेट्रा, सब कुछ आज मुझसे हम जानेंगे डिटेल में. सो हेलो अमन, वेलकम टू द चैंपियन स्पीक. थैंक यू। सो अमन, जैसे कि मैंने देखा कि आपका गेट में 612 रैंक आया गेट 2017 में, एंड देन गेट 2020 में यू गोट ए वेरी गुड रैंक, डबल डिजिट रैंक. सो बीच की जो जर्नी है 18 और 19 की, ये जर्नी कैसे रही है? मतलब 17, 18, 19, 20, क्या आपने 18, 19 में गेट दिया था तो उसका क्या रैंक रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें. सर द फर्स्ट टाइम दैट आई गिव गेट 2017 था वो, तो उस टाइम मेरे को 612 रैंक आया. उसके बाद मैं उस रैंक से पीएचडी में एनरोल हुआ IIT दिल्ली में. ठीक है, उसी रैंक से. ठीक है. फिर अपार्ट फ्रॉम माय कंटिन्यूइंग माय पीएचडी मैं साथ साथ गेट का एग्ज़ाम भी दे रहा था. तो 2019 में भी मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, 18 में भी दिया. 18 में आई हैड अ रैंक ऑफ 416 और फिर 2019 में 198. ओके, और फिर फाइनली 2020 में जाके 17 मुझे रैंक आया. सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रही है, कंसिस्टेंट ये इम्प्रूवमेंट आया है सर. ग्रेट. सो आपने बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लिया था? हाँ या सर, मास्टर्स की थी? मैं डायरेक्ट पीएचडी में गेट स्कोर के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के भी ऑप्शन होते हैं पीएचडी में, तो उससे मैं डायरेक्ट पीएचडी किया था. अच्छा, सो गेट 2016 में गेट देके यू एंटर्ड इनटू द पीएचडी डायरेक्टली? करेक्ट, यस. इन IIT दिल्ली? IIT दिल्ली में ज्वाइन करा. एंड देन अलोंग विद द पीएचडी यू प्रिपेयर्ड फॉर द गेट? यस सर. है ना? एंड यू कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड फाइनली आपने गेट 2020 में 17 AIR हासिल किया. यस. सो वेरी गुड यार. तो लगे रहना पड़ता है यार, कई बार ना सक्सेस पहली बार में नहीं मिलती. लगे रहना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है. एंड व्हेन यू इंप्रूव अपॉन योरसेल्फ यू विल गेट द रिजल्ट्स. तो डिजायर रिजल्ट्स मिलते हैं. कंट्रोलर भी पहली बार में एरर को जीरो नहीं करता, वो भी बार बार एक्शंस देता है, बार बार वोल्व को बोलता है, तब जाके एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा सिस्टम स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है और ऑफसेट जीरो आ जाती है. ग्रेट. सो काफी लोग मैंने देखे वो पीएचडी को ऑप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु ऑप्ट फॉर पीएचडी, है ना? सो पीएचडी के लिए मतलब ऑप्ट करना चाहिए बच्चों को या नहीं करना चाहिए, जो डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है? हाँ सर. है ना, कि एमटेक के थ्रू जाए या डायरेक्ट जाए, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? Sir, according to me, the first preference should be to find your interest. ओके. अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च ओरिएंटेड है तो आई थिंक कि डायरेक्ट पीएचडी एनरोल करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन. क्योंकि अगर आप क्लियर हैं कि आपको रिसर्च फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है तो अल्टीमेटली पीएचडी आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा. तो व्हाई नॉट डू इट राइट आफ्टर द बीटेक. यू सेव 2 years ऑफ योर एमटेक. उस 2 साल को आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो पीएचडी के बाद. पोस्ट एक्सपीरियंसेस में आप कहीं पोस्ट डॉक एक्स्ट्रा कर सकते हो. जनरली लोग पीएचडी के बाद 1 पोस्ट डॉक करते हैं, आप 2-3 पोस्ट डॉक कर सकते हो. आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना पाओगे रिसर्च फील्ड में अगर आपने अपना इंटरेस्ट को पहले ही सॉर्ट कर लिया है. तो अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आई थिंक कि डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, जो आजकल लोगों को धीरे धीरे पता भी चल रहा है. आई थिंक 2017 में ही एक PMRF करके प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया. डायरेक्ट पीएचडीज के लिए स्टाइपेंड भी इंक्रीज कर दिया है. तो जो 25-30,000 जो स्टाइपेंड होता है वो अब 70,000 है कुछ कुछ बच्चों को जो PMRF के थ्रू एनरोल करेंगे. तो गवर्नमेंट भी जब आपको परस्यू कराने के लिए चाह रही है कि आप डायरेक्ट पीएचडी एनरोल करें, तो अगर गवर्नमेंट खुद रिसर्च ओरिएंटेशन में है
तो लोग बच्चों को भी इसके तरफ आना ज़रूरी चाहिए। ग्रेट। सो गाइस, जैसे कि अमन ने बताया कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है, कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है, केमिकल इंजीनियर हो, सो फाइनली रिसर्च में जाना इट्स ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, आप चाहते हो कि कुछ नया करो प्रोजेक्ट्स में या कुछ और, सो व्हाई नॉट टू सेव योर 2 years, है ना। एंड बट अगर आपका कहीं ना कहीं गोल क्लियर नहीं है कि वेदर टू गो इनटू द रिसर्च और नॉट, इफ यू आर नॉट क्लियर, देन इट वुड बी बेटर टू गो फॉर द मास्टर्स, बिकॉज इन द मास्टर्स आपको बेसिकली पता लगेगा वो 2 साल की रिसर्च को आप कंटिन्यू करना चाहोगे क्या, ऐसी लाइफ 5 साल तक आप जीना चाहोगे या नहीं। अदरवाइज आफ्टर द मास्टर्स ऑल्सो यू कैन गो टू द प्रोसेस डिजाइनर, है ना। आप काफ़ी सारी पीडी की फर्म्स है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, एज ए फैकल्टी भी आप जा सकते हो और एज ए रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपका गोल पहले से क्लियर है, सो बिल्कुल आप अपने 2 साल बचा सकते हो और उन 2 सालों को, जैसे अमन ने बोला, बाद में हम पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं। सो अमन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है काफ़ी ये जानना चाहते होंगे कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की बात की है, इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेटिव वे में बताओ कि कैसे इसमें एनरोल किया जा सकता है, किन बच्चों को मिलती है, किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे मिलती है। बिकॉज अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की केमिकल में, तो पेमेंट इज नॉट दैट मच, और 70,000 इन हैंड आना, साथ में आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, सो दैट वुड बी ए वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। तो उसके बारे में कैसे मतलब हम इनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो 2 स्कीम्स हैं जो अभी करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करे हैं। वन इज PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें जो कंडीशंस है वो ये है कि डायरेक्ट बीटेक से PhD का एनरोलमेंट होना ज़रूरी है। अच्छा। एंड बीटेक के टाइम पे आपका कुछ ना कुछ रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए। अच्छा, ठीक आपने है। अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके, अगर आप कोई जर्नल में आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, अच्छा। या फिर मतलब कुछ भी ऐसा जो ये दिखाए कि हाँ आपने बीटेक में ही अपना रिसर्च की तरफ एक ओरिएंटेशन दिखाया है। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, और फिर इंटरव्यू होगा आपका। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो तो फिर आपको PMRF में एनरोल करा जाएगा। तो इसके सेपरेट इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा। PMRF के लिए मतलब कॉलेज वाले इंटरव्यू नहीं लेते, कोई और करेक्ट, लेता है? पहले आप PhD में एनरोल करते हैं ठीक है। डायरेक्ट, और फिर जब आप इसके सेपरेट, पहले तो आप बीटेक से PhD में आने के लिए आपको इंटरव्यूज देने हैं, फिर उसके बाद PMRF के लिए सेपरेट इंटरव्यूज होते हैं। तो ये जब आप दोनों स्टेज पे क्लियर करते हैं तब आपको जाके PMRF का एनरोलमेंट मिलता है। इसके अलावा एक और फेलोशिप भी है, PMF फेलोशिप। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोजेक्ट ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, अच्छा। टाई अप है आपका किसी इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिलता है 25 या 30,000 जो भी अभी है, वो उतना आपको आपका कॉलेज देगा, उतना ही अमाउंट आपको वो इंडस्ट्री भी देगी पर मंथ। दैट्स ग्रेट। हाँ जी, तो ये 2 फेलोशिप्स हैं आपके पास। तो ये दोनों में से आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। और मान लो एक नहीं मिली तो दूसरे में एनरोल किया जा सकता है? करेक्ट करेक्ट। तो जो भी आप, जिसमें भी आप एनरोल कर पाएँ, जिसमें भी आपकी फीजिबिलिटी हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको रिसर्च में भी जो जो जैसा आपने कहा कि अगर आपका रिसर्च में ओरिएंटेशन है, इंटरेस्ट है, तो आप वो कर भी पाएंगे, आपको फिनेंशियली भी हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ अ चेरी ऑन द केक ऑफ कोर्स। तो गाइस, IITs में काफ़ी सारे कंपनीज के, PSUs के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। सो ये अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी कि आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो कोई ना कोई कंपनी फंड कर रही है। तो जैसे कि अमन ने बताया, PMF जो स्कीम है उसके थ्रू आप उतना ही फंड जितना आपको गवर्नमेंट दे रही है, उतना ही आपको PSU भी देगा, या वो कंपनी देगी जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है। सो दोनों के लिए आप जा सकते हैं। गाइस, 70,000 इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। मतलब आज हम देखें कि अगर कोई स्टूडेंट SSC करके भी अगर इंस्पेक्टर बनता है तो शायद इतनी ही सैलरी उसे मिल पाती है, और यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है, अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने को मिल रहा है, और कल को अगर आपने रिसर्च में कुछ पेटेंट वगैरह कर दिया तो शायद लाइफ टाइम काम ही नहीं करना पड़ेगा, रॉयल्टी मिलती रहेगी सारी उम्र। सो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है रिसर्च का, है ना। और ऑब्वियसली जब अपना खुद का काम करते हैं तो एक अलग ही पैशन से काम होता है, बिकॉज पता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो अमन, जैसे कि अभी आप पार्ट टाइम PhD में काम कर रहे हो, तो क्या पार्ट टाइम PhD भी होती है, पॉसिबल है करना जॉब के साथ साथ? बिल्कुल सर। बिकॉज काफ़ी सारे व्यूअर्स है जो यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, एंड दे मस्ट बी वांटिंग टू नो कि कैसे ये पॉसिबल है। हाँ जी सर। सो मैंने, इन माय केस, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने 3 साल फुल टाइम PhD परस्यू किया था। उसके बाद अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने PhD को
पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा अच्छा, है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अभी पीएचडी में एनरोल्ड हो, आप जॉब फिर अगर आप शिफ्ट करते हो जॉब में ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, तो आप उसको अपनी फुल टाइम पीएचडी को भी पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा सकते हो। और अगर आप अभी जॉब में एनरोल्ड हो तो भी आप डायरेक्ट अपना पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आपकी कंपनी से एक एनओसी मिलता है, कंपनी आपका अग्री करती है कि हाँ आपके पीएचडी से उनको कोई इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल पीएचडी में एनरोल करा सकते हो बीइंग इन योर जॉब इटसेल्फ। ग्रेट। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं, जो देख रहे हैं इस सेशन को, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मास्टर्स और पीएचडी दोनों का ही ऑप्शन रहता है। आप पार्ट टाइम का, आप पार्ट टाइम एमटेक भी कर सकते हो अगर आप बीटेक हो, तो पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो अगर आप बीटेक हो डायरेक्ट पीएचडी में जाने के लिए, या फिर अगर आप एमटेक हो तो भी आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो वेरियस आईआईटीज के फॉर्म निकलते रहते हैं इसके लिए, उन फॉर्म्स को भरो, अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, गाइड को सिलेक्ट करो, गाइड तुम्हें सिलेक्ट करेगा, बातें करो उनसे, और अल्टीमेटली ये ऑफर आपके पास है। बट यस, ऑन द विल ऑफ योर कंपनी, अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है और अगर आप आगे करना चाहते हो, आपकी विल है ना, तो हर कोई आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो गाइस, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जॉब में रहते रहते भी अपना करियर को ग्रोथ दे सकते हो, आगे परस्यू कर सकते हो चीज़ों को, जैसे कि अमन कर रहा है। ठीक है, बीइंग डिस्पाइट वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो एक स्टेप ले रहा है अपने लिए, अपने करियर के लिए, तो यार आप तो ले ही सकते हो, है ना। थोड़ा सा पेन है। तो अमन, डिफिकल्ट कितना है, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो साथ में, है ना, और अब पीएचडी में भी जा रहे हो, सो डिफिकल्टी लेवल आपके लिए आपको कितना लगता है, मतलब? सर, एक कंफर्ट जोन से तो बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली। इसके लिए, क्योंकि जितनी भी हमारी ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बीइंग इट अ पीएसयू और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स दीज आर चैलेंजिंग जॉब्स, यू हैव प्रेशर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट फिर भी एक कंफर्ट जोन होता है हमारे पास कि आप वर्किंग आवर्स के बाद फ्री हो, आप उसमें आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हो, आप थोड़ा चिल कर लेते हो। बट आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ऑफिस के अलावा जितना भी टाइम होता है मेरा, वो सब मेरा पीएचडी में जाता है, क्योंकि पीएचडी खुद एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक कहने को सिर्फ एक 3-4 साल 5 साल का डिग्री है, बट ऐसे आपके नाम के आगे डॉक्टर यूं ही नहीं लगता है। आपको उस सब्जेक्ट में सच में मास्टरी करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है ये। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको इधर ऑफ कोर्स आपको आपके जॉब की तरफ भी ध्यान देना है, और साथ साथ आपके पीएचडी के प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उस पर भी कंटिन्यूसली ध्यान देना है। अगर आपका सिमुलेशन, जैसे मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं सिमुलेशंस और मॉडलिंग का मेरा पीएचडी है, तो भले ही मुझे हर टाइम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं करने पड़ते, बट एवरी नाउ एंड देन मुझे लैब विजिट करना पड़ता है। भोपाल से दिल्ली, दिल्ली टू भोपाल, ये मेरा अप डाउन रहता ही है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बट आई बिलीव अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको पेन नहीं आएगा, आपको खुद से, आपको अंदर से एक विल पावर आएगा कि हाँ ये करना है। ग्रेट। सो गाइस, जैसे अमन ने बोला, कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। आपको आईआईटी जेईई क्रैक करना है, गेट एग्जाम क्रैक करना है, या उसके बाद जॉब करते करते लाइफ में आगे एक्सेल करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए एक स्टोरी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती। ठीक है, सो अगर आपकी लाइफ जर्नी एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में हो। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट मेकिंग योर ओन पिक्चर। ग्रेट। सो अमन, बहुत से व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि पार्ट टाइम पीएचडी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है ना। जैसे नॉर्मल पीएचडी में तो आप लैब में बैठते हो, सारा दिन काम करते हो, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती होगी। कंपनी की तरफ से भी कुछ टर्म्स होती होगी, एंड अपना जो गाइड है उनकी तरफ से भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो क्या टर्म्स है पार्ट टाइम पीएचडी की? तो ऐसे कुछ ऑन रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, क्योंकि एक बार आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो आप अपने जॉब को प्रेफरेंस देंगे, वो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि वो आपकी फुल टाइम जॉब है, वो आपका ब्रेड एंड बटर है। आपको पार्ट टाइम पीएचडी से कुछ फाइनेंशियल वो नहीं मिलता है, वो अल्टीमेटली आपको जॉब से ही मिलेगा। बिल्कुल। तो आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस की मैं बात करूं, तो ऑन रिटन ऐसा नहीं है कुछ कि आपको इतना वर्किंग आवर्स देना है। हाँ। ऐसा कुछ एकदम प्रेफरेबल है, काम है तो फिर ये अपने अपने तरह से हिसाब करना से। है हाँ ना? जी, अगर आप अज्यूम करें कि आप दिन का 4 घंटा भी काम करें पीएचडी में, 8 घंटा भी काम करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये आपके ऊपर ही आ जाता है, और जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर आती है तो आपको वो
कंफर्ट जोन से बाहर आके और आपको मैनेज करते हो तो उसको और आपको अच्छे से करना पड़ता है। तो ये पार्ट टाइम है थोड़ा आपको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है और फैमिली, कितनी बार होता है कि हमारे पास कुछ फैमिली के इश्यूज आ जाते हैं, आप जॉब वैसे ही कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, अब उस लिमिटेड टाइम को आपको बहुत स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट आई बिलीव। तो गाइस टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट से एक नहीं कई गोल एक साथ अचीव किए जा सकते हैं, जैसा कि अमन अभी कर रहा है।